हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस प्रैक्टिस क्लास में। ये प्रैक्टिस क्लास आपकी स्पेशल है यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पीसीएस एग्जाम प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं, साथ में 2025 वालों के लिए भी। साथ में जो बच्चे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे इस क्लास की प्रैक्टिस को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल आज ही प्रैक्टिस सेशन हमारा 4th नंबर का है। इससे पहले 3 क्लास हम ले चुके हैं जो प्लेलिस्ट में है, आप जा करके देख सकते हैं। इस क्लास में हम डेली डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि 20 सवाल आपके हर एक क्षेत्र से लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश की खरीद प्रणाली में एक जीईएम, ठीक है, यानी कि जेम के एकीकरण के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है। जैसा कि आपको पता है कि आज ही मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, तो ये अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर का सवाल है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो गवर्नमेंट की बात करें यानी कि ये जो जीईएम है, अगर इसकी बात करूँ तो जो जीईएम है ये क्या है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। क्या चीज़ ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, ई मार्केट प्लेस की बात करें, ई मार्केट प्लेस, ठीक है, ये है ये। तो ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो भाई इसको जो है किस निकाय के लिए या किस निकाय के लिए जिम्मेदार है, किसने शुरू किया है, किस निकाय का होगा ये। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने शुरू किया है, ये इसका है। उत्तर प्रदेश क्रय प्राधिकरण का है, उत्तर प्रदेश वित्त मंत्रालय का होगा, या उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस विभाग का होगा। तो अगर इसकी बात करें जो उत्तर प्रदेश बिल्डिंग यानी कि उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और साथ में वेलफेयर बोर्ड जो है भाई इसके लिए जिम्मेदार होगा, इसने इसको शुरू किया है। अच्छा एक बात बताइए कि इसके लिए ऐसे क्यों जिम्मेदार होगा। पहली बात तो जो ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूं, जो ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है इसका काम क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भी इसको जो है यूपी 100% अपनाने वाला है। अगर मैं कहूँ कि भारत में जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए सवाल होगा कि भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और ये जो यूपी स्टेट है ये 100% इसको अपनाने वाला स्टेट बन चुका है। ठीक है, काम क्या करता है भाई ये, तो ये जो काम करता है ये काम करता है कि जितने भी बीच में यानी कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को अगर या कोई सेवा है, इस सेवा या वस्तु को अगर बेचना है या फिर इसको खरीदना है, इसको क्रय करना है या फिर विक्रय करना है, तो ये ऑनलाइन तरीके से हो। ऑनलाइन, अब ऑनलाइन क्यों किया है, ऑनलाइन इसलिए किया है कि जो बीच में मीडिएटर होते हैं या जो बीच में दलाल होते हैं, अगर बात करें तो ये जो दलाली है इस दलाली को कम करने के लिए शुरू किया है उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये ध्यान रखेंगे कि 100% जो ई गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें, इसको अपनाने वाला 100% वो कौन है, उत्तर प्रदेश बन चुका है। चलिए यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है इसको जो है शुरू करने वाला भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है। और ये जो है सबसे पहले 18 आवासीय अटल जो विद्यालय है इनकी गुणवत्ता की अवसंरचना सामग्री खरीदने के लिए इसका लाभ जो है इसने उठाया है। ठीक है, जो बीच में मतलब मान लिया जाए कि अगर हमें कोई वस्तु है अगर उसे बेचना है, तो बीच में जो ये मीडिएटर होता है, हम इस मीडिएटर को बेचेंगे। हमने कोई 10 रुपए की वस्तु थी, इसको बेची कम करके 9 रुपए में। ठीक है, अब इसके बाद में इसने जो है ज़्यादा करके इसे 12 रुपए में बेची, तो बीच में कितने का लाभ हुआ, इसी तो लाभ हुआ। अगर ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे अगर ऑनलाइन किसी साइड पे ये डाल देगा, जो बेचने वाला है और खरीदने वाला यहीं से परचेस कर लेगा, तो जो मीडिएटर को जो पैसा मिल रहा था एक्स्ट्रा वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। इसी के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें और क्या क्या चीजें हैं, देखो फर्नीचर, इसने जो मतलब यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश भवन और अन्य जो सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है, इसमें फर्नीचर साथ में आईटी के जो उपकरण हैं और वो सारी सामग्रियां जल्दी, या मैं कहूँ कि जो ऑटोमेटिकली ही इस पे डाल देंगे और डायरेक्ट यहाँ से परचेस करने वाला परचेस कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और साथ में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये फरीदाबाद साथ में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जो है, इन दोनों के जो है सीईओ इनके रूप में भाई किसको नियुक्त किया गया है। तो इनके सीईओ यहाँ पे श्यामल मिश्रा को बनाया गया है, या फिर दाना किशोर को, प्रदीप यादव को, या फिर राजीव कुमार को।
इनके सीईओ जो बनाया गया है, ये सीईओ बनाए हैं श्यामल मिश्रा की बात करें तो ऑप्शन है श्यामल मिश्रा को इनका सीईओ बनाया गया है। देखो सबसे पहली बात तो जो हरियाणा का कैडर है, इस हरियाणा के कैडर का एक वर्ष तो 1996 का जो बैच है, इस हरियाणा के कैडर के 1996 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है श्यामल मिश्रा। इनको फरीदाबाद जो महानगर है, साथ में गुरुग्राम महानगर, इन दोनों का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 में बार और जो पब होते हैं, बार और पब के जो है संचालन समय के संबंध में क्या बदलाव किए गए हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार एक आबकारी नीति लेकर के आई है 2024-25, और उसमें अभी तक जो बार खोले जाते थे, पूरी रात खोले जाते थे पब और बार जो होते हैं, अब इसमें कुछ भी इन्होंने चेंज करा है। क्या इन्होंने ये कहा है कि जो हरियाणा में जो बार हैं और पब हैं ये 24 घंटे खुले रहेंगे। दूसरी बात कह रहा नहीं जी, गुरुग्राम फरीदाबाद को छोड़ करके पूरे हरियाणा में जितने भी बार हैं, जितने भी पब हैं, वो आधी रात तक जो है खुले रहेंगे। या फिर तीसरी बात कह रहा है कि केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही पब और बार 24 घंटे तक खुले रहेंगे। यहाँ पे पूरे हरियाणा की बात करी है उसने, यहाँ पे सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करी है। चौथी बात कह रहा है कि जी गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ करके पूरे हरियाणा में बब और पार जो हैं, बब और पब जो हैं, बार और पब सॉरी, रात को 10 बजे तक बंद करना जरूरी हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, देखो कि जो गुरुग्राम वाला एरिया है, साथ में जो फरीदाबाद वाला एरिया है, दोनों एरिया ऐसे हैं ये जो दिल्ली से लगते हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ करके पूरे हरियाणा में बब और पब जो हैं, ये बार और पब, ये आधी रात तक संचालित हो सकेंगे। लेकिन अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पे पूरी रात ये जो है चल सकते हैं, क्योंकि ये एरिया कैसे हैं, ये हमारे कैसे एरिया है, ये एरिया है दिल्ली एनसीआर से लगे हुए। और देखा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में भाई मैं कहूँ कि दिल्ली और मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कभी रात नहीं होती है ना। चलिए देखो भाई, मुद्दा जब उठा था जून में, जब ये बात पेश करी गई थी, हरियाणा की आबकारी नीति आई थी 2024-25 में। तो हरियाणा की जब नीति आती है तो इस नीति में इन्होंने कहा कि पिछली नीति से उन्होंने कुछ प्रावधान चेंज कर दिए। जो पिछली नीति थी, तो पिछली नीति में जो चीज़ें थी वो 2024-25 की नीति में अलग करी, और उसमें ये बोला कि भाई यहाँ पे कि जो अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बार और पब जो हैं, इनको रात भर संचालित करने की अनुमति दी गई है। वो भी कहाँ पर, जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, मैं कहूँ कि एक तो उत्तर प्रदेश का गुरुग्राम हो जाएगा और हरियाणा का जो फरीदाबाद होगा, यहाँ पे पूरी रात भाई बार खुले रहेंगे। दूसरी बात, संशोधन ये कहा गया कि हरियाणा में जो है, यहाँ पे पूरे हरियाणा में ये जितने भी पब हैं, जितने भी बार हैं, इनको आधी रात तक बंद करना जरूरी होगा। ये पूरी रात नहीं चलेंगे। बाकी जो एनसीआर वाले क्षेत्र में पूरी रात तक यहाँ पे चले रहेंगे। पुराने नियम खत्म होकर नए नियम लागू होंगे, और जो नई नीति है इसकी घोषणा कर दी गई है। और इस नई नीति की बात करें तो पंचकुला के बार और पब जो मालिक हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी थी गुरुग्राम फरीदाबाद के अपने समकक्षों के साथ समान मांग मांगी थी कि भाई जैसे गुरुग्राम जो पंचकुला पड़ता है, इस पंचकुला में जो है बात डाली हाई कोर्ट में कि भाई जैसे गुरुग्राम फरीदाबाद में पूरी रात बार खोलते हैं, वैसे पंचकुला वाले क्षेत्र में भी खोले जाए। तब यहाँ पे निर्णय दिया गया है। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि उत्तराखंड की नीति घाटी की बात करें तो नीति घाटी में ग्लेशियरों के संबंध में वैज्ञानिकों का कुछ महत्वपूर्ण खोज करी है वैज्ञानिकों ने। अब उत्तराखंड में भाई नीति दर्रा पड़ता है ना, तो जो नीति घाटी है वो ग्लेशियर है, वहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा बर्फ है। अब वहाँ पे जो ग्लेशियर हैं, इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने ये खोज करी है, आपको बताना है कौन सी खोज करी है, कि नीति घाटी में तेजी से फैलते ग्लेशियर की पहचान की गई है, या फिर नीति घाटी के ग्लेशियर स्थिर हैं और उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे थे जो कि तो आज भी हैं। तो मुझे लगता है ये तो इसको तो सबसे पहले कैंसिल आउट कर देना चाहिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितनी हीट बढ़ रही है, वैसे जो कि तो रह नहीं सकते। दूसरी बात, नीति घाटी में एक नया ग्लेशियर बना है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं या ऐसी कुछ सुर्खियां मिली नहीं थी, है ना। और नीति घाटी में तेजी से जो है फैलते ग्लेशियर की पहचान है, ऐसा भी नहीं, ग्लेशियर कहाँ फैल रहा है, नहीं, नीति घाटी में एक ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल गया है। हाँ ये है आंसर होगा ये कि जो नीति घाटी है उत्तराखंड की, उसमें पूरी तरीके से ग्लेशियर फैल गया है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई वैज्ञानिकों ने खोज करी है कि उत्तराखंड में है एक नीति घाटी, वहाँ पे पूरी तरीके से ग्लेशियर जो है यहाँ पे पिघल गया है।
पिघलने का मतलब है कि भाई वहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा और साथ में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ज़्यादा, उसकी वजह से। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक जो बहुकालिक उपग्रह डेटा का जो उपयोग करते हुए उन्होंने बताया है कि मध्य हिमालय में ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे ग्लेशियर बढ़ रहे हैं। साथ साथ में इन्होंने बताया, जो अध्ययन करा है वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कहा है कि ग्लेशियर के तीव्र विकास को देखने के लिए उपग्रह चित्रों का भी उपयोग किया गया था, जिनके माध्यम से इन्होंने बताया है। चलिए सवाल नंबर 5, ये कह रहा है हरियाणा आबकारी नीति आती है 2024-25 में, आबकारी शुल्क के संबंध में क्या बदलाव किया गया था, ये आपको बताना है। देखो पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, आप ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस स्टेट का पीसीएस एग्जाम लिया जा रहा है सिर्फ उसी स्टेट से पूछेगा, भाई वो पूरे भारत के बारे में, पूरे विश्व के बारे में पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि सबसे पहली बात यह है कि भारत में निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब शुल्क उत्पादन में कमी हुई है। दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे IMFL है, ये और देशी शराब पर उत्पादन शुल्क में मामूली वृद्धि हुई है। उत्पादन शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही आज है। केवल आयातित विदेशी शराब जो है, जो हम बाहर से शराब मंगा रहे हैं, उस पर उत्पादन शुल्क हमने ज़्यादा लगाया है। तो इसमें मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो भाई क्या बदलाव किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे IMFL है, ये देशी शराब पर उत्पादन शुल्क में मामूली वृद्धि करी गई है, थोड़ी सी। कमी तो देखो नहीं करी जा सकती, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी वैल्यू एडिड टैक्स लेते हैं, हम यहीं से लेते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स अगर हमें किसी से मिलता है वो अल्कोहल वाली चीज़ों से मिलता है ना। आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं यहाँ पे, देखो 12 जून से जो लागू होने वाली नई नीति थी IMFL, जो भारत में निर्मित विदेशी शराब है, भारत में जो बाहर की जैसे विदेश में शराब बन रही है उस तरीके से हम भारत में बना रहे हैं। विदेशी निर्मित विदेशी शराब की बात करें तो अगर इसकी बात करें, और देसी शराब पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 2024-25 के लिए जो है हमने यहाँ पे जो भारत में निर्मित विदेशी शराब है इसकी बात करें तो ये अधिकतम मूल्य कोटा जो है इसका यहाँ पे 700 लाख प्रति। ये तो खैर इतना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि PM श्री जो योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होगी। तो भाई प्रधानमंत्री श्री योजना की बात कर रहे हैं, तो ये किससे संबंधित होगी, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या फिर विनिर्माण क्षेत्र से, या इनमें से किसी से भी ये संबंधित नहीं है। PM श्री योजना आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, और इसका संबंध है एजुकेशन से, शिक्षा से इसका संबंध है। आंसर ए। देखो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भाई जो सरकारी स्कूल हैं, इन सरकारी स्कूलों को मॉडल में बदलने की बात करी कि जो भाई सरकारी स्कूल जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं उन्हें चेंज किया जाए पहले। साथ में इन्होंने कहा है कि इन स्कूलों के मॉडल को चेंज किया जाए और इसको PM स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये PM श्री की फुल फॉर्म होगी PM स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया। इस योजना को मंजूरी दी है, और ये जो योजना है ये क्या काम करेगी। देखो पहली बात तो एक समान समावेश करेगी, अच्छे वातावरण में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की बात करेगी PM श्री योजना के तहत, ठीक है। साथ में यहाँ पे पृष्ठभूमि और बहुभाषी आवश्यकताओं के बच्चों को भिन्न भिन्न शैक्षिक संस्थाओं पर ध्यान देगी। जैसे आपको पता है कि भाई अगर मैं बात करूं कि मोस्टली बच्चे आजकल CBSE या ICSE वाले बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं भाई जिन्हें स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा लेना है, भाई इंग्लिश में नहीं आती समझ, तो यहाँ पे बहुभाषी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी, शैक्षणिक संस्थान बनाए जाएंगे। चलिए अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि पाल वंश निम्नलिखित में से शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पाल वंश के कुछ शासक दिए हैं, तो भाई आप बताएंगे पहला शासक, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो 4 शासक दिए गए हैं, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चलिए बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं गोपाल की बात करूं तो जो गोपाल का कालक्रम था तो ये रहता है आपका 750 से ये 770 ईस्वी तक जो है यहाँ पे इन्होंने अपना जो है कार्यभार संभाला था। और अगर मैं महिपाल की बात करूं तो महिपाल का जो कार्यभार था इन्होंने 988 से लेकर के 1038 तक जो है इन्होंने ईस्वी तक अपना कार्यभार संभाला था। और इनके राजवंश की यानी कि जो देवपाल हैं, देवपाल की बात करी जाए तो इन्होंने 810 ईस्वी से लेकर के
850 ईस्वी तक भाई ये अपनी राजगद्दी पे रहे। और धर्मपाल की बात करें तो जो धर्मपाल थे ये 770 से लेकर के 810 तक रहे। चलिए लगा लीजिए पाल वंश के शासकों को। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे सबसे पहले शासक कौन आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए आपका गोपाल। ठीक है, चलो सबसे पहले आना चाहिए गोपाल एक। और इसके बाद में इसने 770 में छोड़ा है, 770 में यहाँ पे धर्मपाल आकर के बैठ गया है ना। चलो इसके बाद में धर्मपाल के बाद में ये 810 के बाद में देवपाल आ जाते हैं तो 3, और बाद में क्या बचता है 2। तो भाई यहाँ पे देखेंगे 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहाँ है, 1 4 3 2, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइम पीरियड दे रखा है गोपाल वंश का, साथ में धर्मपाल का, साथ में देवपाल का, महिपाल का। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि कंदव राजवंश संस्थापक कौन था। कंदव राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए बात करें कंदव राजवंश की तो ये शांति वर्मन था, या फिर काकुत्य वर्मन था, या मयूर सेन या मयूर शर्मा भी नाम आता है कई बार यहाँ पे, मयूर शर्मा या मयूर शर्मन ये थे, या फिर यहाँ पे कंवर्मन थे। तो भाई कौन शासक वंश की स्थापना करी थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कंदव राजवंश की, तो जो कंदव राजवंश है ना ये रहता है आपका 345 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये तो इसकी स्थापना करी जाती है। और दूसरी बात करें ना तो ये कब तक चला था, तो इस टाइम से लेकर के ये आपका चलता है 455 ईस्वी तक चलता है। और 345 में जो स्थापना करी थी, 345 ईस्वी में स्थापना करी थी मयूर वर्मन ने, या मयूर शर्मन या शर्मा की बात करें तो इन्होंने 345 में स्थापना करी। और 345 से ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं 435 तक लगभग जो है यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ तक रहे थे। सॉरी पता नहीं इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। अब देखो सबसे अगर पूछा जाए ना कि जो कंदव राजवंश है, ये जो यहाँ पे आपका जो कंदव राजवंश है, अगर इस कंदव राजवंश की बात करें ना तो इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपसे पूछा जाता है, शक्तिशाली शासक। तो ये जो शक्तिशाली शासक था ना ये था आपका यहाँ पे काकतीस वर्मन। तो ये आता है आपका यहाँ पे काकतीस वर्मन की बात करें। और जो काकतीस वर्मन शासक था ना सबसे प्रतापी शासक था, और ये लगभग आपका 435 से और ये रहा था आपका 455 के लगभग रहा था। और सबसे प्रतापी, सबसे मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण शासक ये रहा था आपका, है ना। चलिए यहाँ पे देखो कंदव वंश की स्थापना मयूर शर्मन था इसने करी थी। और ये पल्लवों के विरुद्ध भी भाई इसने जो है लड़ाई करी थी। दूसरी बात अपनी स्वतंत्रता घोषित करी थी। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो बनवासी है ना ये इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और मुख्य राजधानी तथा यहाँ पे जो पालसिका है इसको अपनी उपराजधानी बनाया था। आगे कंदव शासकों की वंशावली की जानकारी हमें इसमें जो तालगुंड स्तंभलेख है यहाँ से मिलती है। और इसके पश्चात में कुल सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यहाँ पे काकतुवर्मन था, जो मैंने आपको अभी बताया था सबसे प्रतापी शासक था ये। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि दक्षिण भारत के प्रथम संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो दक्षिण भारत का पहला संगम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। ये कपाटपुरम में हुआ था, मदुरा में, सलेम में, या फिर तिन्नेवल्ली में। तो भाई ये जो हुआ था आपका पहला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था मदुरा में, सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। देखो दक्षिण भारत के प्रथम संगम का जो आयोजन है वो पांड्यों ने अपनी राजधानी में मदुरै में करा था। ये जो मदुरै में हुआ था ये राजधानी किसकी है, पांड्यों की राजधानी थी जहाँ पे किया गया था। पहला संगम था इसलिए इंपोर्टेंट होगा, ये स्टार मार्क करेंगे इसे। दूसरी बात है कि इस संगम की अध्यक्षता किसने करी थी, तो जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी ऋषि अगस्त्य ने, ये इंपोर्टेंट है। और ऋषि अगस्त्य की बात करूं तो ऋषि अगस्त्य को दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचार का श्रेय दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण में जो है आर्य सभ्यता का प्रचार किसने करा था, ऋषि अगस्त्य ने करा था। ठीक है, चलिए साथ साथ में संगम में जो संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ थे तो ये जो अकट्यम है, साथ में परिपादन है, ये कुछ इंपोर्टेंट इनके ग्रंथ भी थे। आगे बात करते हैं अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि मुगल कालीन हिंदू शासकों ने इस्लामी शैली के अनुरूप अपनी इमारतों का निर्माण करवाया था। और ये कौन कौन से थे जिन्होंने जो है यहाँ पे स्थापत्य इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण माना जाता है। तो भाई यहाँ पे सही प्रयोग करेंगे, कोट का सही प्रयोग। आमेर के जो
रूमानी नगर की इमारतें हैं, क्या ये इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई हैं? बीकानेर का जो राजमहल है इंडो इस्लामिक शहर में शैली में बनाया गया है। जोधपुर तथा ओरछा के जो दुर्ग हैं ये इंडो इस्लामिक शैली में। तो देखो ये तीनों ही जो हैं, आमेर का जो रूमानी नगर है ये भी, बीकानेर का राजमहल, जोधपुर का ओरछा का दुर्ग, ये तीनों के तीनों इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए हैं। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब तीनों के तीनों बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो सबसे पहली बात तो जो इस्लामी सभ्यता है और संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो हिंदू ललित कलाओं पर पड़ा था। दूसरी बात यह है कि जो मुगल कालीन हिंदू शासकों ने इस्लामी शैली के अनुरूप जो अपनी इमारतें बनवाई हैं वो सबसे पहली आती है भाई यहाँ पे आमेर का जो रूमानी नगर की इमारत है ये, बीकानेर का राजमहल जो बताया, जोधपुर का जो ओरछा का दुर्ग बताया, डी, ये जो हैं कुछ इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण हैं। अगला सवाल नंबर आपका 11, ये कह रहा है संशोधित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत कौन सी डिग्रियां मान्यता प्राप्त समाप्त हो चुकी हैं? अभी तक जो शिक्षा मिलती थी आपने देखा होगा मदरसे में हम सबको मोस्टली बच्चों को पता है कि सिर्फ 12th तक शिक्षा मिलती है। नहीं भाई, इसके आगे भी तालीम दी जाती है, तो जिसे हायर एजुकेशन कहते हैं ना, तो भैया आगे भी दी जाती है। लेकिन जो 12th से आगे की एजुकेशन है उसको इन्होंने कहा कि जी वो मान्य नहीं होगी। अब ये किसने कहा है? शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत बोला गया है। माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र के, उच्च माध्यमिक डिग्री जो कालिम और फाजिल होती हैं वो, या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, या सभी शैक्षणिक जो डिग्रियां हैं ये जो है भाई आगे के लिए मान्य नहीं होंगी। देखो तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है भाई आपकी जो उच्च धार्मिक डिग्रियां होती हैं जो कामिल हैं और फाजिल हैं, इनको बोला गया है कि भैया ये जो डिग्रियां हैं इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत। कैसे? ध्यान दो इधर भाई, एक अधिनियम आता है 2004 में, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, और इस अधिनियम में जो सरकारी कवरेज यानी कि सिर्फ कक्षा 12 तक भाई आप वहाँ पे तालीम दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं मदरसे में, इतनी लिमिट रखी गई है कि सिर्फ इतनी। इससे आगे यदि आप अगर मान लिया जाए यहाँ पे कामिल या फिर फाजिल कराते हैं, ऐसी उच्च स्तरीय डिग्रियाँ, धार्मिक डिग्रियाँ जो पारंपरिक रूप से मदरसे में ही दी जा रही हैं उसका हिस्सा हैं, तो वो इस अधिनियम के तहत भाई यहाँ पे मान्यता प्राप्त इनको नहीं है। चलो अगला सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप्स का कितना प्रतिशत महिलाओं के द्वारा संचालित है? तो भाई जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, इन उद्योग धंधों में जो रजिस्टर्ड उद्योग धंधे हैं इनमें कितनी % महिलाएं हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं? 30%, 40%, 51%, 60%। मुझे लगता है कि आपके लिए ना थोड़ा सा ये डाउट वाला सवाल हो सकता है, लेकिन जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी 51% है, यानी कि 49% उद्योग धंधों में देखेंगे कि मेल हैं, बाकी 51% यहाँ पे फीमेल हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो जो उद्योग हैं, आंतरिक व्यापारिक संवर्धन विभाग हैं जिनको DPIIT कहते हैं, इसके अनुसार एक बात बोली गई है कि भैया राज्य में उत्तर प्रदेश में 13,370 से ज़्यादा स्टार्टअप लगे हुए हैं, और 13,370 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, इनमें आप देखेंगे इन स्टार्टअप्स में से 6,812 से अधिक यानी कि लगभग 51% महिलाएं जो हैं वो क्या हैं? वो उद्यमियों के द्वारा संचालित हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 13 ये कहता है कि उदारीकृत पारिवारिक पेंशन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1965 में, 1972 में, 1996 में या 2001 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, देखो ये जो लाई गई थी ये लाई गई थी आपकी 1972 में। आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1972 में एक उदारीकृत और पारिवारिक पेंशन नीति शुरू की गई, और ये नीति सैन्य अभियानों में जो शहीद हो गए लोग हैं, यानी कि जो सैन्य अभियान में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को ये पेंशन राशि प्रदान की जाएगी इसके तहत। अगला सवाल नंबर 14 उत्तराखंड में बेघर परिवार जो हैं जिनके पास भाई घर परिवार नहीं है, पक्के मकान नहीं है, उनको
जो है किस योजना के तहत भैया यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जो मकान उपलब्ध कराने के लिए पहल का लक्ष्य रखा गया है, किस योजना के तहत मकान दिलाए जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना है, या फिर किफायती आवास योजना है, अंत्योदय आवास योजना है, सबके लिए आवास कार्यक्रम है। तो एक योजना केंद्र सरकार की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही उत्तराखंड में जो बेघर लोग हैं, इन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। इस पहल का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, अपना परिवार, घर परिवार का मतलब परिवार तो हर किसी के पास है, लेकिन अपना उस परिवार को समेटे रखने के लिए जो एक छत है यानी कि घर नहीं है, उसको देना। ठीक है, वो चाहे आपके ग्रामीण हो या फिर आपके शहरी हो, इन दोनों क्षेत्रों में एक घर, मैं कहूँ मकान, आवास दिया जाएगा। परिवारों को पक्के और स्थायी घर, ऐसा नहीं है कि आज रह लो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, नहीं भाई, आपको पक्का घर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि भाई आपको स्थायी घर दिया जाएगा, मकान उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना में आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, ऐसा नहीं, कुछ तो देखो, एक तो कास्ट क्राइटेरिया देते हैं कि भाई इस कास्ट को हमने गरीब मान लिया और ये गरीब है, इसको मकान देना है। दूसरी बात ये आती है कि भाई कोई कास्ट स्पेशल गरीब नहीं होती है भाई, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी किफ़ायती मकानों का निर्माण कराया जाएगा। साथ में ये भाई सम्मानजनक और सामाजिक स्तर से अच्छी स्थिति को देखते हुए वहाँ पे इन्हें भी पक्का घर, आवास दिया जाएगा। चलिए, उत्तराखंड में जो है ये पहल भाई बहुत ही कम जिनकी इनकम है, साथ में जो बेघर लोग हैं उनको आवास, जिनको भाई घर की ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए जो है पहल शुरू की जा रही है, उनको घर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी के लिए आवास के लक्ष्य अनुरूप और देश भर में जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है, ताकि भाई सब लोग अपनी एक छत के नीचे रह सकें। अगला सवाल नंबर 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिस्थिति की तंत्र को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश का क्या, या फिर उत्तर प्रदेश की क्या पहल या क्या पहल करने की योजना बनाई जा रही है? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पार्क बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अनुसंधान संस्थान बनाए जा रहे हैं, या विशिष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फंड बनाए जा रहे हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विकास क्षेत्र बनाए जा रहे हैं? फिलहाल इसका आंसर की बात करें तो देखो, उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट इकोसिस्टम है, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की जा रही है जिसका नाम है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फंड। ठीक है, विशिष्ट या स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फंड बनाया जा रहा है, किसको बूस्ट करने के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, है ना। ध्यान दो इधर देखो, यानी कि उत्तर प्रदेश ने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, इसके लिए जो इकोसिस्टम है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए कुछ प्रयास करे हैं। इन्होंने कहा है कि हम जो है स्पेशल फंड बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है ये स्थापित करेंगे एक योजना के तहत। इसमें जो है फंड का उद्देश्य ये होगा, जो इसमें पैसा दिया जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, साथ में नवाचार, साथ में जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। जो स्टार्टअप लगाए जाएंगे, साथ में छोटे उद्योग धंधों का समर्थन करेगा, इसलिए साथ में कुछ अनुसंधान बनाए जाएंगे, कुछ चीज़ें डेवलप की जाएंगी, इनके विकास में जो है यहाँ पे ये फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फंड जो है ये काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि यहाँ पे मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने करी है? सोमेश्वर तृतीय ने करी है, सोमेश्वर द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रश्न यहाँ पे षष्ठ ने, या फिर राजेंद्र चोल ने। एक बात करें ग्रंथ की, जिस ग्रंथ का नाम है मानसोल्लास। अब मानसोल्लास शिल्प शास्त्र है ये भाई, इसकी रचना करी है आपके सोमेश्वर थर्ड ने, सोमेश्वर तृतीय ने। सोमेश्वर तृतीय की बात करें तो इन्होंने भाई एक ग्रंथ है मानसोल्लास, इसकी रचना करी है। दूसरी बात, ये जो है यहाँ पे जो सोमेश्वर तृतीय हैं ये किस वंश से? तो ये चालुक्य वंश के शासक रहे हैं। तीसरी बात है, सोमेश्वर का जो टाइम पीरियड रहा था, तो भाई इन्होंने जो शासन काल है इनका 1126 से 1138 तक इन्होंने शासन करा है।
और विक्रमादित्य जो षष्ठ हैं इनके ये पुत्र थे उत्तराधिकारी। साथ में शांति प्रिय शासक थे और राज्यारोहण इनका 1126 में हुआ था और इनके उपलक्ष्य में उसने यानी कि भूलोकमल्ल वर्ष जो है ये शुरू किया था। इसको स्टार मार्क कर लेंगे। आपसे पूछेगा कि भूलोकमल्ल वर्ष किसके टाइम पे शुरू हुआ था, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन है। सारीपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन होंगे? अश्वघोष हो जाएंगे, कुलेश्वर हो जाएंगे, कृष्ण तृतीय हैं या राजेश्वर हैं, राजशेखर। इसका आंसर होगा अश्वघोष। तो भाई कौन है? ये है अश्वघोष। आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करी जाए तो भाई यहाँ पे जो सारीपुत्र प्रकरण है इसको इसकी रचना करी है कवि हैं जिनका नाम है अश्वघोष। ये नाटककार और कवि दोनों ही थे। अश्वघोष जो है सर्वास्त्री संप्रदाय के विचारक थे। साथ में कुषाण सम्राट कनिष्क के जो राजसभा में रहने वाले भी थे और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बुद्धचरित आपसे पूछी जाती है, सौंदरानंद पूछी जाती है, सारीपुत्र पूछी जाती है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि महानदी जल विवाद निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों का है। तो भाई एक नदी है जिसका नाम है यहाँ पे महानदी और इस महानदी को लेकर के जल विवाद है। अब जो जल विवाद है ये जल विवाद जो है किन किन दो राज्यों को लेकर के है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो एक चीज़ तो मुझे लग रही है कि उड़ीसा तो होना चाहिए। हाँ चलो भाई, एक तरफ आता है आपका उड़ीसा राज्य और एक तरफ आता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। तो इन दोनों राज्यों को लेकर के भैया महानदी जल विवाद है और ये जल विवाद यानी कि इन दोनों को लेकर के है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को लेकर के। पहली बात तो जो ये नदी का जल विवाद जो है ये अधिनियम था आपका 1956 के तहत। जल शक्ति मंत्रालय जो है नितिन गडकरी की बात करें तो इनके निकाय के हैं छत्तीसगढ़ पर गैर मानसून मौसम में महानदी जल छोड़ करके महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है इसको गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो है यहाँ पे आपका MWDT का जो गठन है ये मार्च 2018 में किया गया था। न्यायाधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था। साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, इनको आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि ऐसा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात अच्छी है कि ये रबी की फसलों को प्रभावित करता है, उड़ीसा में पेयजल की समस्याओं को भी बढ़ाता है, ये इम्पोर्टेंट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है कि ई श्रम पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ई श्रम पोर्टल भाई किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। ई श्रम पोर्टल, अगर ई श्रम पोर्टल की बात करें तो भाई ये जो शुरू किया है ये शुरू किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्योंकि श्रम से रिलेटेड है। आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ई श्रम रोजगार मंत्रालय इसने भाई ई श्रम पोर्टल जो है इसको शुरू किया है। ठीक है, अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20। अशोक के किस शिलालेख में चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के राज्यों का वर्णन है? भाई कौन सा शिलालेख है अशोक का जिस शिलालेख में अशोक ने चोलों का, साथ में चेरों का, साथ में पांड्यों का, इन 3 शासकों का भाई राज्यों का वर्णन करा है? चौथा शिलालेख है, 7वां शिलालेख है, 12वां है या फिर 13वां शिलालेख है? तो भाई इनका 13वां शिलालेख है और इस 13वें शिलालेख में इन तीनों शासकों का वर्णन करा है। ध्यान देंगे इधर, अशोक के 13वें शिलालेख में तीनों का वर्णन है। साथ में ये राज्य अशोक के साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे, ये भी बात है। और कृष्णा तथा तुम्बुद्रा जो नदियां हैं इनसे लेकर के जो वहाँ पे कुंवारिन द्वीप है इस तक ये क्षेत्र लगभग इनका फैला हुआ था। तमिल प्रदेश के 3 मुख्य चोल, चेर और पांड्य शासक जो थे यहाँ निवास करते थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं और ये जो 12 सवाल आपके हैं, 20 सवाल आपके हैं, इनको हल्के में मत लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके।